नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंभू सिंह और आप देख रहे हैं द ओपन माइक शो। आज ओपन माइक शो में हम डिस्कस करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है प्रोफेसर ऋतु पराशर जी को। नमस्कार थैंक यू मैम, सो मच। आपका स्वागत थैंक यू। आपका स्वागत। थैंक यू। तो मैम, 1986 के बाद लगभग 34 साल हो गए। सरकार ने एक नई शिक्षा नीति में बदलाव किया है। इस नीति में नया क्या है? ये जो नई शिक्षा नीति है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये बहुत ही प्रोन है करियर के लिए। बहुत ही करियर को फ्रेंडली पॉलिसी में एक तरह से बोलूंगी, लेमैन लैंग्वेज में। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जब आपने और मैंने, हम सब ने स्कूल किया था, तो मोटे मोटे तौर पे तीन पार्ट्स में एजुकेशन डिवाइडेड होती थी। एक होता था ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स, एक कॉमर्स होता था, एक साइंस होता था। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को इन तीनों में फिट करना होता था। जो बहुत इंटेलिजेंट होते थे वो साइंस में जाते थे, थोड़े कम कॉमर्स में, और जिनको बेवकूफ माना जाता था वो ह्यूमैनिटीज में जाते थे। शायद मैंने, आपने, बहुत लोगों ने ह्यूमैनिटीज ली है। पर आप ये सोचिए कि जो बच्चे ह्यूमैनिटीज में जाते थे या कोई और चौथी चीज देना चाहते थे, वो बहुत क्रिएटिव बच्चे थे, पर उनके पास कोई भी एक वर्टिकल नहीं था जिसमें जा सके। कहीं ना कहीं बच्चे को इन्हीं तीनों में फिट होना पड़ता था। किसी भी तरह से 40% लेकर पास होना पड़ता था। और जॉब मार्केट की कोई श्योरिटी नहीं थी कि आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा। और ह्यूमैनिटीज के बाद बहुत कम ऑप्शंस होते थे। आज की एजुकेशन पॉलिसी में जो अब है, वो बहुत ही ज्यादा चाइल्ड फ्रेंडली एजुकेशन पॉलिसी है। हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है, हर बच्चे के दिमाग की रिस्पेक्ट की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि हर बच्चा कुछ ना कुछ करेगा। अगर आप साइंस नहीं पढ़ सकते, आप कॉमर्स नहीं पढ़ सकते, आप ह्यूमैनिटीज नहीं लेना चाहते हैं, सोशल स्टडीज वगैरह, तो आप अपने 11th-12th में फैशन डिजाइनिंग लीजिए, मीडिया की स्टडीज करिए। आपको आगे अपना करियर बनाना है, आपको पहले से प्रिपेयर किया जाता है कि आप अपना करियर बनाइए। बेसिक क्वालिफिकेशन इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, वो आपने बेसिक ईयर्स में सीख ली है। पर जो आपके अब जो डेवलपिंग ईयर्स हैं, 15-16 साल के, उसमें आप वो चीज सीखिए जो जिससे आप आगे जाके पैसा कमाएंगे। तो एक तरह से ये चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसी है, एजुकेशन फ्रेंडली पॉलिसी है, ये एजुकेशन फ्रेंडली है, एजुकेट कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये आपको करियर की तरफ प्रोग्रेशन दिलाती है, आपके करियर को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए ये पॉलिसी है। सो इट्स अ वेरी गुड पॉलिसी, ये मैं बोलूंगी। देश में पहली शिक्षा पॉलिसी आई थी 1968 में। फिर उसके बाद कुछ बदलाव हुआ 1986 में। 1986 के बाद 34 साल हो गए लगे, अभी आपने बताया। हाँ। तो इस बदलाव में इतना हो हल्ला क्यों मच रहा है? इस देश में कोई भी जब अच्छी चीज आती है, जब भी कोई भी अच्छी बदलाव आने होते हैं, तो इस देश में ऑपोजिशन हो हल्ला करता है, क्योंकि उन्होंने खुद तो कभी कुछ किया नहीं है। अब कोई जो प्रेजेंट सरकार कुछ अच्छी चीज कर रही है, बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर रही है, आज के पेंडेमिक टाइम को सोच के करिए। अगर आप घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो अगर आप डिजिटल एजुकेशन ले रहे हैं, घर में बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, उससे भी आप कैसे जॉब अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो ये पुरानी जो सरकारें हैं, और जो खासकर एक पर्टिकुलर पार्टी है, क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, तो उन्हें इस चीज में प्रॉब्लम होती है। देखिए, जब भी बदलाव होता है, तो थोड़े बहुत उसमें प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आते हैं, तब हम उसमें एडजस्ट करते हैं। पर वो बदलाव अच्छा होता है। अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि बदलाव बहुत अच्छा है। थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है, चीजों को समझने में प्रॉब्लम आती है, बट फाइनली वो चीजें सबके लिए अच्छी होती है। ओके मैम, इस शिक्षा नीति को जब जो मसौदा है, हमारे हाँ, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर के रंगराजन जी ने बनाई है। बिल्कुल। तो इतना होने के बावजूद बुद्धिजीवी वर्ग ही इसकी विरोधता कर रहा है। क्या कोई मैं, आप समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जो एजुकेशन लाइन में है वही इसका ज्यादा विरोध कर रहे हैं कि हमसे पूछा नहीं गया, जब ड्राफ्ट पॉलिसी बनी थी तो हमारी राय नहीं मानी गई। तो क्या कहेंगे आप? बुद्धिजीवी वर्ग इसलिए इसकी विरोधता कर रहा है, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग इस देश को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता है। ये पर्टिकुलर गैंग के लोग हैं, ये बेसिकली लेफ्टिस्ट थिंकिंग के लोग हैं, ये बिल्कुल ही अलगाववादी किस्म के लोग हैं, नहीं चाहते हैं कि इस देश में चेंज आए।
जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो इस देश के बारे में सोच के चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, सबको आगे बढ़ाने की पॉलिसी के हिसाब से सोच रहे हैं, चाहे वो एक 40 साल का आदमी हो या वो 4 साल का बच्चा हो, कि वो उसकी जिंदगी आगे कैसे बढ़े, ये वो चीज नहीं देख रहे हैं। इन लोगों का एक पर्टिकुलर एजेंडा है, ना कुछ करेंगे ना किसी को करने देंगे, ये वो चीज हो रही है। और जो अभी जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी है, इसके लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। देखिए, इंडिया एक बहुत ही चेंजिंग कंट्री है, इंडिया बहुत ही डेवलपिंग में, डेवलपिंग से अब एक स्टेज आगे बढ़ चुकी है, एंड वी आर डूइंग वेरी फाइन। हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी में, वैसे भी हमारी वर्ल्ड में ग्लोबल आइडेंटिटी बन चुकी है, हर क्षेत्र में हम कुछ ना कुछ अपने कीर्तिमान साबित कर रहे हैं। एजुकेशन बहुत जरूरी चीज है, हर बच्चे को पढ़ना, हर बच्चे का विकास होना चाहिए। ये पॉलिसी उसी हिसाब से आई गई कि कैसे हर बच्चे को हम एजुकेट करें। जरूरी नहीं है कि हम 8th स्टैंडर्ड तक अपनी पढ़ाई या 6th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई हम इंग्लिश में करें। हर एक के घर में इंग्लिश इतनी बच्चे को इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, पर ये एजुकेशन, ये पॉलिसी भी कह रही है कि जो आपकी मदर टंग है, जो आपके एरिया का रीजनल लैंग्वेज है, आप उसमें पढ़ाई करिए, क्योंकि वो चीज आप अच्छी तरह से उस लैंग्वेज में ग्रास्प करते हैं। अगर आपके घर में हिंदी बोली जाती है या आपके घर में मराठी बोली जाती है, तो बच्चा वो लैंग्वेज ज्यादा अच्छी तरह से समझता है। उसका बेस क्लियर करिए, उसकी फाउंडेशन बनने दीजिए, एंड देन स्लोली उस बच्चे को आप ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम की तरफ लेकर जाइए। और ये पॉलिसी वही कर रही है, ये पॉलिसी बच्चे की फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है, क्योंकि पुरानी पॉलिसीज में बच्चों की फाउंडेशन बहुत ज्यादा कई बार स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी। मैं अपनी ही बात करूं तो कई चीजों में हमें मैथ्स में या साइंस में बिल्कुल हमारी फाउंडेशन की कई चीजें बिल्कुल क्लियर नहीं थी, जिसका मुझे आज की डेट में भी लगता है कि हमने वो चीजें पढ़ी क्यों, उसका तो हमें कोई फायदा ही नहीं था। हमने मुगलों के बारे में हिस्ट्री में क्यों पढ़ा, हमें क्यों नहीं बताया गया कि हमारे देश में भी ऐसे शासक थे, हमारे देश में भी विज्ञान ने क्या क्या किया, हमें उसके बारे में क्यों नहीं बताया गया, हमें महाभारत और रामायण के बारे में गूढ़ तरीके से क्यों नहीं बताया गया, या गीता के बारे में क्यों नहीं बताया गया। तो हमारे ही अपने वेद और शास्त्र हैं, तो वो क्यों नहीं हमें पढ़ाया गया। तो आज की टाइम में बहुत जरूरी है कि हर घर के बच्चे को अपने देश की गूढ़ शिक्षा, कहाँ से, हिंदुस्तान में तो शून्य भी हिंदुस्तान ने शुरू किया था, तो बच्चे को पता चले कि क्या हिंदुस्तान था, क्या भारत था, अखंड भारत में क्या साइंस था। वो हमें अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, वो जो अखंड भारत वाली हिस्ट्री थी एक बच्चे को पता होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया इज ग्रोइंग, इंडिया इज द वर्ल्ड कंट्री। जैसा कि आपने अभी बताया कि वैदिक शिक्षा हमारी परंपरा है, हम वैदिक शिक्षा को भूलते जा रहे हैं, तो क्या नई एजुकेशन पॉलिसी में इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। वैदिक शिक्षा होती क्या है, बच्चों को से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और बिल्कुल स्थान दिया गया, क्योंकि साइंस इसी पे बेस्ड है। वर्ल्ड ओवर द साइंस, मजे की बात है, नासा इस चीज को मानता है, अमेरिका में नासा इस चीज को मानता है, पर हमारे इंडिया में हम वो चीज नहीं मानते हैं। एक जो छोटी सी और चीज जो मैं कह रही थी, आपकी रीजनल लैंग्वेज की बात, आज की डेट में भी हमारे देश में माना जाता है कि अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो आप इंटेलिजेंट, आप इंग्लिश बोलते हो आप इंटेलिजेंट हो, पर अपनी ही रीजनल लैंग्वेज है, जो हमारी अपनी मदर टंग है हिंदी, उसके वो बच्चों को क्यों नहीं सिखाई जाती है। कोई भी एक बच्चा 15 से 30 तक, 1 से 30 तक हिंदी में काउंटिंग्स करता है, पर उसके आगे से आती क्यों नहीं है। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम की गलती है, हमारी एजुकेशन सिस्टम में हमें ये चीजें नहीं सिखाई गई। एबीसीडी सब बच्चों को बहुत अच्छी तरह से आती है। तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, जो ये ड्राफ्ट की गई है, एक रात में इसको ड्राफ्ट नहीं किया गया है, ओवर द टाइम पीरियड अच्छी तरह से रिसर्च करके, जान के कि हमको क्या जरूरत है, इस वक्त इस कंट्री को क्या जरूरत है, क्या क्या नए एवेन्यूज है करियर में जो बच्चा ले सकता है। आप भूल जाइए, आप साइंस नहीं पढ़ना चाहते, कॉमर्स ह्यूमैनिटीज नहीं, सोशल स्टडीज सिविक्स नहीं पढ़ना चाहते हो, बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो। आप होटल इंडस्ट्री में जा सकते हो, आप फैशन डिजाइनर बन सकते हो, आप डिजाइनिंग ग्राफिक्स में कर सकते हो, आप या मेरे जैसे लोग मीडिया इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हैं। तो बच्चे को शुरू से सिखाओ, उसको बताओ कि कैमरा कैसे फेस करते हैं, लिखते कैसे हैं, तो वो बच्चा जब 22-23 साल का होगा, उसका एक अच्छा सा उसको बेस तैयार होगा, वो करियर बना सकता है। यही है एजुकेशन पॉलिसी, आपकी और मेरे घर पर परिवारों के लोगों की मदद कर रही है। अभी वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं और मैडम से और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। ब्रेक। जी जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चर्चा चल रही थी नई शिक्षा नीति 2020 पर।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मैम इसमें स्कूल, जो स्कूली शिक्षा है, इसको कैसे मजबूत बनाया जाएगा? क्या इसमें है? इसमें स्कूली शिक्षा को मजबूत बनाया जाएगा, टीचर्स की वर्कशॉप्स होंगी, जो टीचर्स है उनको भी ये चेंजेस तो उनको भी समझने पड़ेंगे, स्कूल की प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है उनको ये चेंजेस समझने पड़ेंगे। चेंजेस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, बट ये चेंजेस उनको बताने पड़ेंगे। इसके लिए एजुकेशन अपने अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग जगह टीचर्स को वर्कशॉप देगी। जैसे आप देखिए आज के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन, जब एक साल पहले हमने ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट किया था तो कहीं ना कहीं मुझे भी डर लगता था कि शायद मैं गूगल फॉर्म भर पाऊंगी कि नहीं, बहुत सारी चीजें थी, हम लोग कर पाएंगे कि नहीं। तो हमको हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की तरफ से रोज एक छोटी सी वर्कशॉप दी जाती थी, ज्यादा दिन नहीं थे, एक हफ्ते में सब लोग बहुत कुछ चीजें सीख गए। एंड ओवर द टाइम पीरियड, एक साल में मेरे ख्याल से आज सब लोग बहुत परिपक्व हैं, बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। तो यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कि टीचर्स को भी इनेबल करना, उनको भी समझाना, उनको भी सिखाना, जिससे वो बच्चों को उस चीज में एनेबल कर पाए। और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छे एवेन्यूज हैं, टीचर्स के लिए खुद के अच्छे एवेन्यूज हैं, उनके वर्किंग सिस्टम का लोड बहुत कम होगा। टीचर्स में बहुत ज्यादा लोड है इस वक्त, तो उनका लोड भी कम होगा, जिससे वो बहुत सारा टाइम अपनी पढ़ाई में, बच्चों को वो जो सिखाना चाहती हैं उसकी रिसर्च में, नई दुनिया में चीजें क्या हो रही हैं उसके बारे में वो भी रिसर्च कर सकती हैं, जो कि उनको मिल नहीं रहा था टाइम। तो मैम अभी हम बात कर रहे थे वैदिक शिक्षा की। जब बच्चा जन्म लेता है तो सिंपल सी भाषा में कहें कि तो सीधे माँ से जो सीखता है, मैं भी सीखता है, माँ बोलना भी, रोना भी तो माँ से सीखता है। तो मातृभाषा में और इसके अलावा दो अन्य भाषाओं में इसका प्रावधान रखा गया है, तो इससे हमारी जनरेशन को क्या फायदा होगा? हमारे जो जनरेशन के जो छोटे बच्चे हैं, जो मातृभाषा में ही सबसे पहले घरों में सबसे पहले उसी से बात करते हैं, बच्चों को वही सिखा दी जो भी आपकी मातृभाषा होती है। और हिंदी की अब बात करें तो बच्चा वो चीज उस भाषा में चीजों को अच्छी तरह से समझता है, उसको वो समझने की शक्ति, उस चीज को समझ के काम करने की शक्ति बच्चे में ज्यादा अच्छी होती है। इंग्लिश जो है वो हमारी एक सिर्फ वर्किंग लैंग्वेज है, बिजनेस लैंग्वेज है, तो बच्चे को इंग्लिश थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से आनी चाहिए, जो कि इसमें भी है कि बच्चे को आएगी। तो बहुत अच्छी चीज है कि अगर हम अपनी मातृभाषा में चीजें सीखें तो हम उस चीज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, हम कंफर्टेबल होते हैं उस चीज में। और छोटे बच्चों को, जो कि 3 साल का बच्चा स्कूल जाएगा, और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी है कि 3 साल का बच्चा स्कूल जाएगा, तो उस बच्चे के लिए चीजें कंफर्टेबल होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए, बच्चा डरे नहीं, पर उसको खेल खेल में वो सारी चीजें समझ में आ जाए। और जब बच्चा 6, 7, 8 साल का होता है तो ऑटोमेटिकली उसमें ये है कि वो इंग्लिश को समझने लगेगा। मैं किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम नहीं लूंगी, आप जानते हैं दिल्ली में एक बहुत फेमस स्कूल है, वहां पे यही तरह की एजुकेशन है, एंड इट्स अ वर्ल्ड क्लास स्कूल, बहुत फेमस है, दिल्ली में ही है और बहुत अच्छा स्कूल है। वहां पे 5th क्लास में बच्चों को इंग्लिश शुरू होती है, और मजे की बात है वहां पे बहुत एक दो फेमस क्रिकेटर्स भी उस स्कूल से निकले हैं। और जब आप देखिए बच्चे 11th 12th में जाता है, क्या फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, बट एट द सेम टाइम उसका जो हिंदी का बेस होता है, वो जो हिंदी बोलता है, जो उसका लहजा होता है बच्चे का लिखने का, बहुत अच्छा होता है। बच्चा लिखता भी बहुत अच्छी तरह से, बोलता भी है, समझता भी है। और यही आज की टाइम में चुनौती है इस देश में कि बच्चे हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं। और वैदिक शिक्षा तो हमारी संस्कृत, हिंदी इन्हीं भाषाओं से जुड़ी है, तो हमें तो संस्कृत आनी चाहिए। जब हम इंग्लिश में लैटिन लैंग्वेज समझ सकते हैं, जो मदर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, तो हमको संस्कृत क्यों नहीं आती है? आनी चाहिए। तो संस्कृत भाषा को प्रफुल्लित करने के लिए शिक्षा नीति में कुछ चेंजेस किया गया है कि जैसे जी हमारी बिल्कुल। हमारे हमारे बच्चे जो हैं संस्कृत के कुछ भी नहीं आता है। बच्चों को संस्कृत नहीं आती, बच्चे डरते हैं, जबकि संस्कृत बहुत ही स्कोरिंग लैंग्वेज है। तो बच्चों को संस्कृत में काफी सारी इसमें कहानियां होंगी, क्लास में टीचर्स के साथ कॉन्वर्सेशन होगा कि बच्चे को संस्कृत आए। संस्कृत अगर आपको आती तो आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हो, बहुत अच्छा आपका उच्चारण होता है हिंदी में। तो ये बहुत सारी इसमें जो टेक्स्ट बुक्स होंगी वो ऐसी होंगी कि आपको, बच्चे को ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट आएगा। मजे की बात है कि बच्चा घर में पढ़ेगा पर माँ बाप को भी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि देखिए माँ बाप बच्चे की किताबें देखते ही हैं, बच्चा ट्यूशन ले ना ले माँ बाप जरूर देखते हैं। तो वो आपके हमारे सबके लिए इस तरह से बनाया जाएगा कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जैसे कॉमिक स्ट्रिप्स होते हैं, कॉमिक स्ट्रिप्स में बच्चा फोटो भी देखता है और पढ़ता भी है, तो उसको इंटरेस्ट क्रिएट होता है। इंग्लिश में बहुत सारे होते हैं, उसी हिसाब से इसमें संस्कृत में भी होगा। तो बच्चे को जब वो फॉर्मेटिव बच्चे के साल होते 3, 4, 5 साल,
तो बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो इसी हिसाब से उसको पढ़ाया जाएगा, तो ये बच्चे का एक फाउंडेशन बनेगा। ठीक है मैम, छोटा सा ब्रेक का टाइम है तो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चर्चा जारी रखते हैं ऋतु जी से। ऋतु जी, पहले हम पढ़ते थे 10+2, मालूम है कि 12 साल लगाने हैं। 5 साल के होते थे तो स्कूल में हमें डाला जाता था, लेकिन कुछ अभी क्रैच वगैरह चल रहे हैं। अब आया है 5+3+3+4, यानी कि 15 साल। सही हूं? तो इसमें बहुत सारे लोग हल्ला मचा रहे हैं कि 15 साल बच्चा स्कूल में रहेगा, कहां तक जायज है? 15 साल बच्चा स्कूल में रहेगा, पर वो जो स्कूल में उसका जो सिलेबस होगा, जो उसका करिकुलम होगा, वो उस हिसाब से होगा कि उसको आगे फॉर्मेटिव ईयर्स आगे की उसको करियर के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। अगर आप आज के टाइम में देखिए, बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल के बाद बहुत कम बच्चे जॉब शुरू करते हैं, एक्चुअली मिलती ही नहीं है जॉब, थोड़ी बहुत बेसिक नौकरी मिलती है, पर उससे करियर नहीं बनता है। अगर आपने अपना करियर बनाना है तो बच्चा आज की डेट में कई जगह कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 3 साल का ग्रेजुएशन है, तो कुछ में 4 साल का ग्रेजुएशन है, उसके बाद बच्चा आगे फिर फर्दर स्टडीज करता है। तो ये सारे के सारे जो उन सब चीजों में आपको, जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो आपको बहुत सारी क्वालिफिकेशंस जो आपको ग्रेजुएशन के बाद भी आप फर्दर स्टडीज करते हो, वो सब आपको इसमें इसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सब कुछ आपका करिकुलम इस हिसाब से प्रिपेयर होगा। एंड इसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हमको बचपन में स्कूल में बहुत ज्यादा समय नहीं दिया जाता था, तो हमारे उसकी बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री होती थी, ज्योमेट्री होती थी, आज भी हमारे वो बेस क्लियर नहीं है, पर हमने किसी तरह से रट्टाफिकेशन करके 40% 50% लेकर हम पास हो गए। पर ये वो सारी चीजें हैं कि इन सब चीजों में कुछ वक्त चाहिए होता है। लैंग्वेजेस के कोर्सेज होंगे स्कूल में, लैंग्वेज होगी, उसमें भी आपको वक्त चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें उन सब को सोच के, इतने जो ये आप पैटर्न बोल रहे हैं, सालों को जो डिवीजन दिया है, वो इसी को सोच के बनाया गया है। तो मैम अभी 15 साल करने के बाद बच्चा जो है स्टेट की जिम्मेदारी है, फिर उच्च शिक्षा में इसका कुछ प्रावधान रखा गया, क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, अभी तो बच्चा स्टेट की, और उच्च शिक्षा में इतना प्रावधान नहीं है, बट मुझे लगता है कि जब ये एजुकेशन पॉलिसी आएगी, तो जब हम इसको लागू करेंगे, इसके साथ साथ हमें इसके उस वक्त वर्किंग में थोड़ा प्रॉब्लम पता चलेगा, इसके कुछ प्लस एंड माइनस पॉइंट्स पता चलेंगे, और उसके हिसाब से इसके अंदर चेंजेस आएंगे। डेफिनेटली इसमें स्टेट के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जो ओवर द टाइम पीरियड स्टेट लेगा, बिकॉज हमको ये एजुकेशन पॉलिसी तो लागू करनी है, तो उस वक्त हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है गवर्नमेंट समझेगी, और उस हिसाब से भी चेंजेस आएंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये एजुकेशन पॉलिसी का पर्पस ही ये है कि आपके पास अपना करियर मिले, एम्प्लॉयबिलिटी मिले, जॉब्स आपको मिले। जॉब्स इस वक्त एक प्रॉब्लम है, ये आपको मुझे सबको पता है। तो ये एजुकेशन पॉलिसी उसी हिसाब से बनाई जा रही है कि हर इंसान को उसकी क्षमता के हिसाब से जॉब मिले। लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं कि नई शिक्षा नीति जो है लागू होने के बाद नियामक एक हो जाएगा, इससे शिक्षा का केंद्रीकरण हो जाएगा, तो क्या कहेंगी आप? इसमें शिक्षा सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी, इसमें बच्चों को भी मेहनत करनी होगी, स्कूल को भी मेहनत करनी होगी, बट एट द एंड ऑफ द डे कंट्री में एक ही रूल आ रहा है। हम बहुत सारी चीजों में बात कर रहे हैं कि इस कंट्री में रूल्स एक होने चाहिए, तो डेफिनेटली रूल्स एक होने चाहिए। आज की डेट में अगर आप देख रहे हैं, पंजाब का बच्चा तमिलनाडु में भी जॉब करने जा रहा है, तमिलनाडु का बच्चा बंगाल जॉब करने जा रहा है, जिसको जहां जॉब मिलता है लोग जा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक एजुकेशन पॉलिसी होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की। जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी अब तो कश्मीर है, कश्मीर में आपने बहुत सारे आपने फैसिलिटीज दे रखी हैं, बट वही फैसिलिटीज आपने महाराष्ट्र में नहीं दे रखी या उत्तर प्रदेश में नहीं दे रखी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज वन कंट्री वन रूल एवरीवेयर, एंड एजुकेशन सब बच्चों की बराबर होनी चाहिए। यस, आपकी शायद बेसिक लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बट एजुकेशन में पढ़ाने का तरीका, एजुकेशन के बाद बच्चों को क्या फैसिलिटीज मिल रही है, वो सब एक होना चाहिए। एंड ये वही सोच के बनाई गई एजुकेशन पॉलिसी। मैम अब एजुकेशन की बात करते हैं, साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स
जिसे हम या ह्यूमैनिटीज कहते हैं, हाँ कॉमर्स, इनमें तो हाँ बदलाव हाँ कर दिया गया है। हाँ लेकिन मेडिकल एजुकेशन और लॉ, हाँ। दो जो स्ट्रीम है, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया, ऐसा क्यों? इसमें बदलाव होना चाहिए, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं, नहीं होता उनका सिलेक्शन। लॉ में बच्चे किसी तरह से आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं, बट मेडिकल और लॉ दो इम्पोर्टेंट चीजें देश को चलाने के लिए। उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि जो बच्चा 60% ही ला रहा है तो वो लॉ नहीं कर सकता है, शायद उसमें इतनी नॉलेज है कि वो क्राइम को पकड़ सकता है, तो वो बच्चे को आपको इनेबल करना होगा। एंड मुझे लगता है कि मेरे जैसे, आपके जैसे बहुत सारे लोगों को ये गवर्नमेंट को एक मैसेज पहुंचाना चाहिए, लोगों में भी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि वो इस चीज के बारे में अपनी आवाज उठाएं, पॉजिटिव तरीके से, लड़ाई करने के तरीके से नहीं, बट एक पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि लॉ एंड मेडिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है। मेडिकल थोड़ा टफ होता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो उसकी पढ़ाई 5 से 9 साल के बीच की होती है, ज्यादातर बच्चे 9-10 साल इस फील्ड में लगते हैं, तो वो थोड़ी सी डिफिकल्ट स्ट्रीम है। बट यस, उसको भी थोड़ा फ्रेंडली बनाना चाहिए, उसमें एडमिशंस कॉलेजेस ज्यादा होने चाहिए, बच्चों को उसके बारे में पहले से एजुकेशन देनी चाहिए, जिससे जब वो 12th के बाद उसके लिए अप्लाई करें तो उनका आसानी से मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए। तो मैम, इस कुल मिलाकर अगर बात करें नई एजुकेशन पॉलिसी की, तो बहुत सारे आशंकाएं हमारे मन भी हैं, बिल्कुल। आपके मन में भी होंगी। क्या ये पूरी तरह से जमीनी स्तर पर लागू हो पाएगी? मुझे सच बोलिए तो अभी एकदम से पूरी तरह से मुझे नहीं लगता जमीनी स्तर पे लागू हो पाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस हिसाब से लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और हमारे देश में आदत है कि जब भी हम कोई नई चीज लाते हैं तो हम पहले प्रोटेस्ट करते हैं, हम उस चीज को पॉजिटिवली ओपन आर्म से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पहले हम प्रोटेस्ट करते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, क्यों मैं ये करूं, किस लिए करूं, ये हमारे अंदर हमारे डीएनए में है। तो मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट होगा, और जमीनी स्तर पे इसको लाने के लिए सरकार को खुद बहुत मेहनत करनी होगी। उनको काफी स्कूल्स में मुझे लगता है, जो मेरे हिसाब से उनको करना चाहिए, काफी सारे स्कूल्स को अपने साथ अटैच करना चाहिए, क्योंकि जो टीचर, जब प्रिंसिपल कोई बात कहती है, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए हमेशा वो पत्थर की लकीर होती है। तो अगर सरकार एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस चाहती है और चाहती है कि जमीनी स्तर पे हम जुड़ें, बच्चे इस चीज को एक्सेप्ट करें, पेरेंट्स करें, तो डेफिनेटली हमें प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्कूल्स को अपने साथ जोड़ना होगा, एंड उनसे एसोसिएट होके हमको चेंजेस लाने होंगे, क्योंकि टीचर्स हम बता सकती हैं कि बच्चों का माइंड सेट कैसा है, ये बहुत अच्छी तरह से जानती है, हर टीचर अपनी क्लास के 40-50 बच्चों से अच्छी तरह वाकिफ होती है, तो इन सबको मिलके ही ये काम करना होगा, तभी ये सक्सेसफुल होगी, और इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ओवरनाइट नहीं हो पाएगा। तो ये थी प्रोफेसर ऋतु पराशर जी, इनसे हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल अब वक्त है इजाजत लेने का। धन्यवाद।